आज का टॉपिक है जेनेटिक लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है लिंकेज? A linkage is a phenomenon where two or more linked genes are always inherit together in the same combination for more than two generation। जब जीन एक लीनियर फॉर्म में जुड़े होते हैं और जब उसी लीनियर फॉर्म में जुड़े जुड़े 6 से 7 या एक ग्रुप ऑफ जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बिना बदलाव किए जाता रहता है, इस चीज को हम कहते हैं लिंकेज। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कंप्लीट लिंकेज। Genes are so close on chromosome that crossing over do not occur between them. They are always inherit together. तो एक कंडीशन जहां पे जीन के बीच में इतना स्पेस नहीं होता है कि क्रॉसिंग ओवर वहां पे भाग ले सके, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की जो लिंकेज बनती है उसको कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। सर्टेन ट्रेंड इन अ मेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज absent इन मेल्स। तो ये एक एग्जांपल है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जहां पे आपको कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो जीन्स आर क्लोज ऑन क्रोमोसोम बट क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओकेजनली रिजल्टिंग इन द बोथ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। तो यहाँ पे सेम कंडीशन होती है, बस उनके बीच में लगभग इतना स्पेस होता है कि क्रॉसिंग ओवर भाग ले सके। तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर भाग ले पा रहा है उसको कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि वहां पे भी ग्रुप इनहेरिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पर उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पा रहा है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर भाग ले पा रहा है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्लावर कलर, पोलन शेप इन स्वीट पी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एलील्स। तो फर्स्ट है कपलिंग। तो डोमिनेंट एलील ऑफ टू जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड रिसेसिव एलील आर ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। जब जो लिंकेज वाला जीन है वो सिर्फ पिता से आ रहा है या सिर्फ माता से आ रहा है, ऐसी दशा में उसको कपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है रिपल्सन। तो ए डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन इज ऑन द सेम क्रोमोसोम एज द रिसेसिव एलील ऑफ अनोदर जीन। मतलब एक माता से आ रहा है, एक पिता से आ रहा है, तो इस और दोनों आकर अलग अलग इनहेरिट होंगे अगली जनरेशन, तो उस चीज को कहते हैं रिपल्सन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन क्रोमोसोम लोकेशन। तो पहला है ऑटोसोमल लिंकेज। लिंकेज ऑफ जीन लोकेटेड ऑन ऑटोसोम। क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, दूसरे होते हैं ऑटोसोम। वो क्रोमोसोम जो रिप्रोडक्शन या डीएनए को लेके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और वो क्रोमोसोम जो बॉडी डेवलप का काम करते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम। तो जो लिंकेज ऐसे क्रोमोसोम पे हो जो बॉडी डेवलपिंग में काम आते हैं, तो उनको हम ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। और जो नेक्स्ट सेक्स लिंकेज, तो ऐसे क्रोमोसोम जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर जब लिंकेज पाया जा रहा हो तो उसको कहते हैं सेक्स लिंक्ड लिंकेज। तो इसका एग्जांपल है आई कलर एंड विंग शेप इन ड्रोसोफिला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है लिंकेज के। Concept of linkage was given by Morgan in 1910 by studying inheritance pattern of white eye gene in Drosophila। तो सबसे पहले लिंकेज के जो कॉन्सेप्ट था उसको देखा मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक ने 1910 में। और मॉर्गन ने लगभग अपनी जो साइंटिफिक जो रिसर्च की है वो मेलेनोगास्टर ड्रोसोफिला पे की है। नेक्स्ट है कि बैटसन एंड पुनेट फर्स्ट ऑब्जर्व लिंकेज इन स्वीट पी। तो सबसे पहले स्वीट पी में बैटसन एंड पुनेट ने ऑब्जर्व किया लिंकेज को। वेयर फ्लावर कलर एंड पॉलन शेप डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो मेंडल के नियम में असॉर्टमेंट देखने को मिलता है, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा था। बैटसन एंड पुनेट कॉइन्ड द टर्म कपलिंग एंड रिपल्सन। जहां पे हमने बताया था कि एक ही पेरेंट से डोमिनेंट जीन चला आ रहा है या रिसेसिव जीन सिर्फ एक ही पेरेंट से चला आ रहा है, तो वो कपलिंग था। जब अलग अलग उससे आ रहा है कि एक से डोमिनेंट आ रहा है, एक से रिसेसिव आ रहा है, तो वो रिपल्सन वाला था। तो ये दोनों जो टर्म थे वो दिए थे बैटसन एंड पुनेट नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है फर्स्ट जेनेटिक मैप। Sturtevant map of Drosophila gene provide a basis for mapping genes in plants and other organisms।
तो स्टर्टीवार्ड्स जो थे, इन्होंने पहली बार लिंकेज मैप जैसी कोई थ्योरी दी। और जो स्टर्टीवार्ड थे, ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी आगे की काफी रिसर्च की है इनके साथ में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट, आगे जो साधारण से फैक्ट है, लिंकेज कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। एक साधारण सी बात है कि अगर लिंकेज को तोड़ना है तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर भाग ले, तभी लिंकेज को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटेक्टिंग लिंकेज। अगर लिंकेज को पता लगाना है तो सबसे नॉर्मल और कॉमन मेथड है टेस्ट क्रॉस। ऑल द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। तो ये हम जो लिंकेज होता है वो एक ग्रुप ऑफ जीन्स होता है। तो उस तभी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा पाता है एक साथ एक ग्रुप के फॉर्म में। तो उस ग्रुप को ही लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। इन लिंकेज जीन आर अरेंज इन लीनियर फ्यूजन फैशन ऑन क्रोमोसोम। साधारण सी बात है कि एक लीनियर फॉर्म मतलब एक सीधी रेखा में जीन्स लगातार जुड़े होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता, एक लीनियर फॉर्म होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितनी क्लोज होंगे लिंकेज उतना ही मजबूत होगा, जितने दूर होंगे लिंकेज उतना ही कमजोर होगा। और इसी चीज को दिखाने के लिए स्टर्टीवार्ड ने लिंकेज मैपिंग का एक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? द एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। एक तो ये सादा सी डेफिनेशन है। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिए, एक नीला है एक लाल है। ये जो नीला क्रोमोसोम है इसमें दो क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड मिलकर एक क्रोमोसोम बना रहे हैं। सेम उसी तरह लाल वाले में भी दो क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोसोम बना रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो एक नीले वाले की क्रोमेटिड और एक लाल वाले की क्रोमेटिड आपस में एक ज्वाइंट बनाएंगी। तो जहां पे ये ज्वाइन होंगी उसको कहते हैं काइजमेटा। तो और वहां से ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें आप क्रॉसिंग ओवर देख रहे हैं और लास्ट में रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जो ये चीज है क्रोमेटिड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू क्रॉसिंग ओवर, काइजमेटा एज साइटोलॉजिकल मार्कर। तो सबसे पहले काइजमेटा को एज ए मार्कर यूज किया जा रहा है, साइटोलॉजिकल मार्कर यूज किया जा रहा है। वो सबसे पहले यूज किया था जेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1909 में फर्स्ट सजेशन तक काइजमेटा रिप्रेजेंट क्रॉसिंग ओवर इवेंट। कहने का मतलब है कि जिस जगह काइजमेटा दिख रहा है वहां पे साफ साफ मान लो कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो क्रॉस काइजमेटा एक तरह का मार्कर साबित हुआ क्रॉसिंग ओवर के लिए। साइज मेटा को साइटोलॉजिकल मार्कर माना गया है। फिर आए फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, मॉर्गन्स वर्क ऑन ड्रोसोफिला लिंक्ड क्रॉसिंग ओवर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? जिस तरह लिंकेज को मॉर्गन ने किया उसी तरह क्रॉसिंग ओवर को भी थॉमस हंट मॉर्गन ने किया। वो 1910 में किया था, ये 1911 में किया। अब जो टर्म क्रॉसिंग ओवर था, फर्स्ट यूज बाय मॉर्गन एंड कैटल इन 1912। Next, first cytological proof for genetic crossing over was proposed by Kurt Stern in Drosophila 1931. नेक्स्ट है हॉलीडे मॉडल ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो हॉलीडे मॉडल जो था वो दिया था रॉबिन हॉलीडे 1964 में। इट प्रपोज्ड अ मॉडल एक्सप्लेनिंग द मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की मॉलिकुलर मैकेनिज्म कैसी दिखती है ये बताने का काम किया था रॉबिन हॉलीडे हॉलीडे नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है जो पैचिटीन अवस्था है, पैचिटीन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग पैचिटीन सब स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज फर्स्ट। तो ये एक बेसिक और बहुत ही कॉमन ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाने वाला सवाल है ये, कि पैचिटीन जो है कब देखने को मिलती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर कब देखने को मिलती है। तो सेल डिवीजन की पैचिटीन फेज में, जो प्रोफेज फर्स्ट का पैचिटीन फेज होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है कि 22 डिग्री सेल्सियस इज अ मीडियम टेम्परेचर, बोथ हाई एंड कूल टेम्परेचर इंक्रीज क्रॉसिंग ओवर। मतलब एक क्रॉसिंग ओवर के लिए जो 22 डिग्री सेल्सियस है ये एक मीडियम टेम्परेचर है, लेकिन अगर जो क्रॉसिंग ओवर है, अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी, अगर जो टेम्परेचर है घटेगा तो भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन में वेरी फ्रॉम 0 to 50%। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो 100% कभी नहीं होती, वो 0 से 50% तक ही होगी। 100% रिकॉम्बिनेशन कभी नहीं होता। नेक्स्ट है ब्रिजेस शोड द मैटेरियल एज इंक्रीज डिक्रीज क्रॉसिंग ओवर। तो ब्रिज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि मैटेरियल एज मतलब कि माता पिता की आयु पे भी क्रॉसिंग ओवर निर्भर करता है। अगर उनकी आयु बहुत ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो सकता है या बढ़ सकता है, अगर उनकी एज बहुत नॉर्मल है तो क्रॉसिंग ओवर नॉर्मल होगा या बढ़ सकता है। नेक्स्ट है एक वैज्ञानिक थे थोड़े, नेक्स्ट थे लॉरेंस एंड बून। ये तीनों वैज्ञानिक प्रूव इन्होंने इन तीनों वैज्ञानिकों ने प्रूव किया था कि साइटोप्लाज्मिक फैक्टर रिड्यूस क्रॉसिंग ओवर। साइटोप्लाज्मिक फैक्टर कौन से होते हैं? जो ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर रिड्यूस वो क्रॉसिंग ओवर को उसकी जो फ्रिक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की उसको घटा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे रेडिएशन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में देखा गया कि एक्सरे रेडिएशन की वजह से क्रॉसिंग ओवर बढ़ रहा है। नॉर्मल में भी अगर एक्सरे का रेडिएशन है तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ने के चांस रहते हैं। Suzuki found that crossing over frequency is increased when infected with antibiotics like acid actinomycin D and mitromycin C। कहेंगे मतलब सुजुकी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अगर हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे तो फिर उसके बदले में जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इन्वर्जन आर क्रॉसिंग ओवर सप्रेस। कहने का मतलब है कि जो डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन ये सारी है, उनमें से इन्वर्जन जो है वो क्रॉसिंग ओवर को कम करता है, सप्रेस करता है। नेक्स्ट है जनरली काइज मेटाटर्मलाइजेशन अकर्स बिटवीन डिप्लोटीन एंड मेटाफेज फर्स्ट। तो काज मेटाटर्मलाइजेशन कब देखने को मिलता है, ये याद रखने वाली चीज है कि काइज मेटाटर्मलाइजेशन कब देखने को मिलता है, तो हमेशा देखने को मिलता है डिप्लोटीन एंड मेटाफेज फर्स्ट में। और फिर भी अगर एक ही ऑप्शन दिया हो कि ट्राइज मेटाटर्मलाइजेशन आपको कब देखने को मिल रहा है तो आप हमेशा ऑप्शन लगाएंगे डिप्लोटीन में आपको काइज मेटाटर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। थैंक यू।